मैं भी सोचूंगा, क्योंकि मेरा बैकग्राउंड ठीक है। तो मैं सोचता हूँ यार नहीं, ये तो मेरे को कोई देखते बोलेगा क्या हो गया, कि 100 ईयर्स तक चलना चाहिए। और जो हमारी पॉलिसी से हमने स्टार्ट किया था उसी पॉलिसी पे एंड तक रहना चाहिए। मतलब कैसे किसी के घर जा सकता है बार बार कोई। लोग ऐसे आके ना फोटो खिंचा के जाते थे कि ये मेरी होगी। आपने क्लोथिंग ब्रांड के बाहर की सोची कि कोई और ब्रांड भी लॉन्च करेंगे कभी क्लोथिंग ब्रांड के अलावा? आदाब नमस्कार, सस्काल, मेरा नाम है हाजिर स्पीडी। आप देख रहे हैं रेडियो अड्डा यानी एंटरटेनमेंट का अड्डा, द रेडियो अड्डा शो के एक नए एपिसोड में आपका स्वागत है। और आज हमारे गेस्ट हैं कुमारदीप ब्रांड के ओनर कुमारदीप सर। कैसे हैं आप? नमस्कार। कैसा आने में कोई तकलीफ? नहीं, कोई तकलीफ नहीं हुई। बड़ा बढ़िया लग रहा है आपके साथ आज रेडियो अड्डा पे मिलकर। नहीं सर, हमें भी बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है कि आप आए हैं। आपने समय इतने मुश्किल वक्त, मतलब मुश्किल नहीं, मतलब जो टाइम की शॉर्टेज है उसमें आपने वक्त निकाला हमारे लिए। नहीं, थैंक यू, आपने मुझे इनवाइट किया। कंपनी का जो 45 ईयर से भी ज़्यादा की जर्नी है, इसके बारे में कुछ बताइए प्लीज़। देखिए, इसके बारे में अगर मैं बताना चाहूँ तो ये 1977 में स्टार्ट हुआ जी। जहाँ पर जिस जगह पे आज की डेट की ये कंपनी का मेन ऑफिस है, मेन स्टोर है, वो उस टाइम में एक पूरी तरह जंगल हुआ करता था। तो आसपास में गांव का सा एरिया था पूरी तरह, मतलब कोई फैसिलिटी की कोई अवेलेबिलिटी नहीं हुआ करती थी वहाँ उस टाइम। जी। तो उस टाइम में ये स्टोर वहाँ ओपन किया गया। बड़ी मुश्किलों से रिलायंस से इसको मतलब मांगा गया एक तरीके से, लेकिन उन्होंने इसको बड़ा ही काफ़ी जिरहबाजी उनके बाद करने के बाद उन्हें हमें दिया। उन्होंने बहुत सपोर्ट किया, उससे जर्नी चालू हुई। उसके बाद उसको स्टार्ट करने के बाद भी इसको चलाए रखने में, उसको लगातार प्रमोट करने में बहुत मेहनत लगी, जो कि मेरे पिता श्री ओम प्रकाश जी ने स्टार्ट किया इसको। तो 1000 स्क्वायर फीट से ये शोरूम शुरू हुआ था। दिल्ली में शुरू किया था? दिल्ली में शुरू किया था। दिल्ली में नांगल राय जेल रोड पे है। अच्छा। तो वहाँ पर हमने इसको शुरू करा। 1000 स्क्वायर फीट का स्टार्टिंग में स्टोर था, सिर्फ कपड़े का स्टोर था उस टाइम, क्योंकि सिर्फ कपड़ा ही बिकता था। और एक रिलायंस उस टाइम एक एक्सपेंसिव ब्रांड की तरह हुआ करता था। तो कंपनी भी एक अपने धीरू भाई अंबानी जी ने सब शुरू किया था। तो एक होता है ना कि ब्रांड शुरू होता है, एस्टैब्लिश ब्रांड को हर जगह नहीं जाया जाता है, लेकिन इसको बड़ा कन्विंस करना पड़ा हमें उनको कि आप हमें यहाँ दें जी। और हम लोगों ने उसको स्टार्ट किया, पूरा प्रमोशन किया। और मतलब आप लगा लो, घर घर जाकर भी अगर हमें प्रमोशन करना पड़ा तो हमने वो भी किया, चाहे बैनर टांगना पड़े, चाहे घर जाके लीफलेट अखबार के साथ में डालना पड़ जाए, चाहे तो वो भी करना पड़ा। बिना कोई शर्म की? नहीं, कोई शर्म नहीं थी, कुछ नहीं था, नया काम था। और हम लोग तो खुद एक कुछ जमाना चाहते थे। तो हमें इस बात का कुछ ऐसा नहीं था मेरे पिता को कि भाई मुझे कुछ भी छोटा काम या बड़ा है। आज उनसे मिलना एक टफ काम है, क्योंकि उनका सब टाइम नहीं है, लेकिन ये सब काम उन्होंने खूब किए हैं उस टाइम। तभी इस पोजीशन तक हम लोग आ गए हैं कि आपके साथ अब बैठे हैं और अब अपना बारे में, जर्नी के बारे में बता रहे हैं। जी सर, एक्चुअली मैं जो ये सब सोचता है कि शुरू में ये सब करना पड़ेगा, आजकल के नौजवान ज़्यादा सोचते हैं कि ये तो छोटा काम है, यहाँ से शुरू करेंगे, कोई क्या सोचेगा, समाज क्या सोचेगा। बिल्कुल नहीं। आज अगर सपोज ये मुझे ही शुरू करना हो तो मैं भी सोचूंगा, क्योंकि मेरा बैकग्राउंड ठीक है। तो मैं सोचता हूँ यार नहीं, ये तो मेरे को कोई देखते बोलेगा क्या हो गया, ये ऐसे क्यों करता है। लेकिन फिर भी करने से कभी भी चूकना नहीं चाहिए। बट मार्केट को और कहीं ज़िंदगी को समझने के लिए, बिजनेस को समझने, कहीं ना कहीं जीरो से शुरू किया जाए तो उस ग्राउंड लेवल पे ही सब कुछ है। वहीं से ही जिंदगी समझ में आती है, और वहीं से चाहे बिजनेस समझ में आता है कि एग्जैक्टली ग्राउंड लेवल पे क्या जरूरतें हैं और उसको कैसे फुलफिल किया जा सकता है। तो उस एरिया में गारमेंट्स का कोई स्टोर नहीं। उस एरिया को तो आप छोड़िए, वेस्ट दिल्ली में ही कोई स्टोर नहीं, और उसके बीच में ऐसा स्टोर लाना हो, वो भी गांव कैसे एरिया में, तो एक बार तो लगता है कि यार क्या ही कर रहे हैं ना, क्यों कर रहे हैं। राइट। लेकिन जिसके दिमाग की उपज होती है उसको एग्जैक्टली पता होता है कि वो कैसे करेगा, कैसे उस तक पहुंचेगा, कैसे उसको हिट करेगा। और लोगों को तो सिर्फ यही लगता है कि यार नहीं कर पाएगा। लेकिन जिसका विजन होता है वो तो उसको पता होता है कैसे पहुंचना है वहां तक। दूरदर्शी आदमी वही होता है। उस टाइम तो सब उसका मजाक उड़ा ही सकते हैं।
लेकिन उस वक्त उनका टाइम है। हाँ, लेकिन वो जब पहुंच जाएगा तो सब मजाक बंद हो जाते हैं। सर, आपके ब्रांड का मिशन और मतलब विजन क्या है? मिशन हमारे ब्रांड का सिर्फ एक ही है कि 100 ईयर्स तक चलना चाहिए, और जो हमारी पॉलिसी से हमने स्टार्ट किया था उसी पॉलिसी पे एंड तक रहना चाहिए, जो कि थी, जो कि है और रहेगी। क्वालिटी प्रोडक्ट, रीजनेबल प्राइसिंग और कस्टमर सेटिस्फैक्शन। कस्टमर सेटिस्फैक्शन का मतलब सिर्फ माल बेच देने तक नहीं हो जाता। मतलब कस्टमर सेटिस्फैक्शन का मतलब यह है कि उसने आज हमसे क्या खरीदा था वो हमें याद होना चाहिए जब वो अगली बार आए कि वो क्या लेके गया था। हो सकता है कि वो मुझसे ब्लू रंग लेने आया था, लेकिन मैं उसे शायद पिंक दूंगा क्योंकि उस पर सूट पिंक कर रहा था। वो है कस्टमर सेटिस्फैक्शन, कि कस्टमर को कैसे मैं सेटिस्फाई करूं कि जिस ओकेजन के लिए वो लेने मेरे से आया है वो उसके लिए खुश होके जाना चाहिए, और माउथ पब्लिसिटी वो अपने आप करेगा। ये हमने अभी तक फॉलो किया है और हम आगे भी इसको फॉलो करने वाले हैं। तो QRC हम लोग शॉर्टकट में हमेशा अपने स्टाफ को कहते हैं कि QRC फॉलो करना है। तो ये उसी का फुल फॉर्म है कि क्वालिटी प्रोडक्ट, मतलब ब्रांडेड प्रोडक्ट होना चाहिए, क्वालिटी में कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होना चाहिए, सब स्टैंडर्ड प्रोडक्ट्स कहीं से लाने ही नहीं चाहिए। डुप्लीकेट प्रोडक्ट्स बहुत मिलते हैं, कोई कमी नहीं है, बहुत रेट्स में भी कम मिलते हैं, लेकिन उसकी तरफ ना हम देखते हैं ना हमें देखना है। क्वालिटी प्रोडक्ट चाहिए, ठीक ठाक अच्छी प्राइसिंग में कंपनी से डील करके लेनी है, तो रीजनेबल प्राइस भी आएगा और उसको रीजनेबल प्राइस में देना है। कॉस्टिंग को अपनी कम रखना है कि जिससे कस्टमर को रीजनेबल प्राइसिंग में पहुंच जाए, तो कस्टमर अपने आप ही सेटिस्फाइड होगा ही होगा। तो C तो अपने आप आ जाएगा QR के बाद। तो ये हमारा मिशन है और यही हमारा विजन है कि हमें ये 100 ईयर्स तक करना है। आज 48 ईयर्स हो गए हैं, तो इसको 100th ईयर तक जाना है और इसी पॉलिसी के साथ जाना है। तो जैसा कि आपने बताया 1977 में आपने एस्टैब्लिश की कंपनी को, तो उस टाइम पे ऐसा प्रचलन नहीं था क्लोथिंग ब्रांड्स का या फिर ब्रांड्स का। तो क्या मुश्किलात आई, क्या समस्याएं आई, कैसे एस्टैब्लिश किया? हाँ, मतलब आप देखिए, पहले तो रिलायंस से लेना ही एक मुश्किल काम था। 1,51,000 रुपए की उनकी एजेंसी फीस हुआ करती थी। वो आराम से दे सकते थे, लेकिन उन्होंने जब सर्वे किया तो उन्होंने कहा यार ये किस जंगल में खुलवाओगे, यहाँ हमारा ब्रांड नहीं चलेगा। 100 रुपीज मीटर से स्टार्ट वो हो रहा है, एक्सपेंसिव ब्रांड है, और आप ये कैसी बातें कर रहे हैं। लेकिन मेरे पिताजी ने काफ़ी बार जाके जो भी रेफरेंस उनसे लग सकता था कन्विंस करने में, वो उनको साथ लेके गए, कन्विंस करा। 5 महीने लगे, 5 बार शायद हम अहमदाबाद भी गए होंगे। तो उसके बाद वो जाके उनको कन्विंस करने में पूरा टाइम लगा। तो उन्होंने कहा नहीं, ये नहीं हो सकता, रिजेक्ट हो गया, आपके साथ हम ये नहीं कर पाएंगे। लेकिन फिर एक अचानक से कॉल आता है कि ठीक है, आपको ना ये मौका दिया, आप एजेंसी फीस का चेक लेके आइए इमीडिएट बेसिस पे। अब उस टाइम में अचानक से 1,51,000 अरेंज करना बहुत डिफिकल्ट काम था। तो लेकिन किया, 3-4 दिन लगे होंगे। फिर उसको लेके ड्राफ्ट बनवा के हमें वहां लेके जाना था। ड्राफ्ट लेके गए वहां। उस टाइम रिलायंस कहती थी कि दीप वर्ड यूज करना है। दीप तो नाम उस टाइम सिलेक्ट करके लिखना था फॉर्म में। तो मेरा जन्म हो चुका था, तो कुमार शालीन नाम उस टाइम रखा गया था, कुमार गौरव के से इंस्पायर हो गए। उस टाइम के टॉप एक्टर हुआ करते थे कुमार गौरव। तो पिताजी फैन थे, तो उन्होंने कहा था कि उसके हिसाब से बेटे का नाम रखूंगा, कुमार रख देते हैं, कुमार शालीन रख दिया। लेकिन उन्होंने कहा जी दीप वर्ड आना चाहिए। तो उसी टाइम उन्होंने डिसाइड किया कि इसका नाम भी कुमारदीप कर दो और यहाँ भी कुमारदीप कर दो, और आप इसको फॉर्म को फिल करो और आप हमें एजेंसी दीजिए। एजेंसी मिल गई, बड़े बड़े पदाधिकारी उसको ओपन करने आए, उस स्टोर को, उनकी कंपनीज के। प्रमोशन जैसे हमने आपको पहले भी बताया कि प्रमोशन तो हमें उस टाइम हमने इस तरीके से की कि बैनर भी खुद ही टांग दिया कि टांग दिया। आसपास के पूरे एरिया में हम लोगों ने किया और सब लोगों को लीफलेट्स बनवाए। कंपनी ने लीफलेट बनवा के दिया, हमने उनको बांटा, बंटवाया नहीं बांटा क्योंकि बंटवाने की क्षमता तो नहीं थी उस टाइम, बांटा। तो शायद स्टार्टिंग के डेज तो इतने अच्छे नहीं भी थे, स्टार्ट अच्छा नहीं चल रहा था, लेकिन धीरे धीरे कंपनी ने बहुत अच्छा सपोर्ट किया।
कंपनी ने शेयर होल्डर्स के वाउचर्स दिए, कूपन्स दिए, जिससे कस्टमर आने लगे। हम लोगों की मेहनत भी धीरे धीरे रंग लाने लगी और बहुत लोगों ने सपोर्ट किया उस टाइम तो कि चलो हम आपका ये करते हैं, हम आपकी डिस्प्ले ऐसा कर देते हैं, शॉप का डिस्प्ले ऐसे बनाते हैं, क्योंकि हर चीज़ तो हर किसी को नहीं आती होती, लेकिन जिसको आती थी तो वो सपोर्ट कर जाता था। तो धीरे धीरे करके वो एक पहले साल में हमने उसको क्रॉस कर लिया जो उन्होंने टारगेट हमको दिया था। तो दोनों ही खुश। फिर तो कंपनी के स्टार स्टोर बन गए और तो मतलब एस्टैब्लिश करने में पूरी मेहनत लगी है, लेकिन वो मेहनत शायद उन्हीं को पता होगी, पिता को ही। लेकिन हम एहसास तो कर सकते हैं कि मेहनत तो लगी होगी, ऐसे ही तो नहीं पहुंचा होगा कोई भी। बिल्कुल बिल्कुल। अगर बैनर चढ़ के कहीं लगाना है तो मेहनत तो लगती होगी, हम तो नहीं कर सकते। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। जैसा कि आपने बताया कि आपने विमल के साथ काम किया, तो कैसे अप्रोच किया था या और फिर उनके पैनल में आने के पैरामीटर्स क्या थे? पैनल की पैरामीटर्स यही थे कि आपको एक तो पहले एजेंसी फीस देनी है, आपका एरिया प्रॉपर होना चाहिए, आपका भी बैकग्राउंड होना चाहिए। अच्छा, बिजनेस बैकग्राउंड होना चाहिए, जो कि हमारा था, लेकिन बहुत ही छोटे लेवल का था। लेकिन एक यंग लड़का 21 साल का, जबकि मेरे पिता उस टाइम 21 साल के थे, तो उन्होंने शायद उसमें जोश देखा होगा, एक जज्बा देखा होगा, तो कन्विंसिंग स्किल्स देखी होंगी जिससे वो कन्विंस हुए होंगे और उन्होंने उसको 5-6 महीने की काफ़ी कन्विंसिंग के बाद उन्होंने उनको दिया और फिर उन्होंने रंग दिखाया भी। और अनिल भाई के साथ काम किया, अनिल भाई ने भी उनको कई बार एप्रिसिएशन के लिए बुलाया। तो मेरे पिता का तो पूरा सपोर्ट उस टाइम सब कंपनी ने किया ही है। ये अनिल भाई कौन? अनिल भाई धीरू भाई अंबानी के बेटे। अच्छा। तो अनिल जी अंबानी जो हैं, मुकेश भाई जी के जो छोटे भाई हैं, उस टाइम वो आया करते थे वहाँ पर, वो देखते थे। तो उनसे काफ़ी साथ में काम करने का मेरे पिता को काफ़ी मौका मिला। तो उनके साथ हम लोगों ने किया, मतलब पैरामीटर्स तो बिल्कुल क्लियर थे, लेकिन उनको करने के लिए उन्होंने उस टाइम ब्रेक भी किए हमारे लिए और हमको पूरा सपोर्ट किया। फिर बाद में तो जब पैरामीटर्स क्लियर ही हो गए तो कोई समस्या थी ही नहीं कि अब तो ये आगे ही बढ़ेगा। उन्हें अच्छे रिजल्ट चाहिए थे जो आपने दिए, जो हमने दिए। तो उसके बाद तो उन्होंने भी पूरा सपोर्ट किया, सब कुछ करना शुरू करा। मतलब आप जाइए कि जो हम बोलते हैं वो कहते ठीक है, सपोर्ट दिया, इतना माल बेचो, बेच के दिखाए थे। तो उस टाइम तो फिर उस तरीके से फिर हम लोग आगे बढ़ते चले गए। पैरामीटर्स तो बड़े कड़े होते हैं, लेकिन एक बार तो उनको क्रॉस करना ही पड़ता है। राइट, ये तो है। और क्रॉस करना भी कहीं ना कहीं आसान तो नहीं होता है, आसान तो नहीं होता है किसी के लिए, क्योंकि जो पैरामीटर्स बनाए जाते हैं वो भी एक तरीके से टफ बनाए जाते हैं कि आसानी से तो कोई ना कर सके। काफ़ी भागदौड़ करनी पड़ी और फ्लाइट्स में जाना पड़ता था। फ्लाइट्स की टिकट कोई आसानी से मिलती नहीं थी, महंगी अलग होती थी। तो काफ़ी परेशानियों से गुजर कर जाना पड़ता था, टाइम भी पूरा लगता था। और तो लेकिन किया है। हाँ, कहीं ना कहीं किसी के लिए भी जो यंगस्टर था शुरू में अपनी जवानी में शुरू करता है या कभी भी शुरू करे, बिल्कुल भी आसान नहीं होता है बिजनेस शुरू करना। क्योंकि एक जो चुनौतियां होती हैं, पैसों की कमी और डिमोटिवेट करने वाले लोग बहुत होते हैं, ज़्यादा होते हैं। मोटिवेशन तो कोई करता ही नहीं है, और ऊपर से अगर रिजल्ट नहीं आया जल्दी आपके सामने, तो घर वालों सबको जल्दी रिजल्ट चाहिए। मतलब आप सोचिए कि आपने शुरू करा तो आपको लगता है यार अभी से भीड़ लगनी चाहिए। ऐसे कैसे भीड़ लगेगी? आज इंस्टाग्राम का जमाना है, डिजिटल का जमाना है, तो नहीं लग सकती है। उस टाइम तो कैसे लग सकती है ना। प्रचार करना एक अब बहुत ही डिफिकल्ट काम, मतलब कैसे किसी के घर जा सकता है बार बार कोई। तो लेकिन किया है करना। तो जिसके जज्बा होता है, वही मैंने पहले बताया कि जिसका जज्बा होता है उसको पता होता है मैं कैसे पहुंचूंगा, तो वो पहुंच जाता है। वो कहते हैं ना कि मेहनत तो बहुत लोग करते हैं, बट कुछ लोगों में एक अलग क्वालिटीज होती हैं, कुछ जो बहुत ज्यादा मेहनत अलग तरीके से, भाग्य को साथ देना पड़ता है। फिर भाग्य को भी साथ देना, उसका साथ देना ही पड़ता है उसको कि यार ये तो बहुत ज्यादा करता है, इसका तो साथ देना ही पड़ेगा। ऊपर से भगवान भी सोचते हैं करो यार, कुछ करो इनका, इसका कुछ करो, ये तो बहुत ही ज्यादा करता है, ये जिद्दी ये नहीं मानेगा। हाँ जी, तो वो जिद बहुत होनी जरूरी है, तभी सक्सेस मिल सकती है, उसके बिना तो नहीं मिल सकती। मेहनत तो हम सब कर रहे हैं, हम भी कर रहे हैं अपने टाइम में, और भी बहुत लोग कर रहे होंगे, लेकिन
वो जिद तो होना बहुत जरूरी है। आजकल लोगों में ना पेशेंस नहीं है बिल्कुल भी, हाँ क्योंकि जी। ये जो शॉर्ट्स का जमाना आ गया बिल्कुल, है, बिल्कुल, 30 सेकंड में इमोशन चेंज होता है। अभी चाहिए, हाँ अभी चाहिए। अभी प्रमोशन हो जाना चाहिए, अभी हिट हो जाने चाहिए, अभी वायरल हो जाने चाहिए, अभी सब कुछ हो जाना अभी सब चाहिए। कुछ चाहिए। लेकिन इसमें सब में एक प्रोसेस है, टाइम लगता है, सबको तो उस टाइम को हल्का सा वेट करके देखना चाहिए। कहीं ना कहीं किसी भी फील्ड में आप, किसी भी एंटरटेनमेंट फील्ड में जाओ, किसी भी बिजनेस फील्ड में में जाओ, जाइए या आप, किसी भी फील्ड प्रकार में जाइए। हम लोग बड़े क्रिकेट के फैंस हैं, हम सब आपस में, तो ऐसे ही तो क्रिकेटर्स नहीं पहुंचते, ऐसे ही तो यशस्वी जायसवाल कुछ नहीं बनता। लेकिन हाँ, उसके जैसे और लड़के करते होंगे, लेकिन जिद उसी के पास होगी जिससे वो पहुंचा होगा। बाकियों के पास शायद जिद नहीं होगी। देखो मेहनत तो सारे कर रहे होंगे, सब बहुत बढ़िया बैट्समैन भी होंगे, लेकिन जिद उसी के पास रही होगी, भाग्य का उसी ने साथ दिया होगा। मैं ये मानता हूँ कि कुछ लोग, हार तो देखो सबको मिलती है, हाँ जी। कुछ लोग हार देख के हार मान जाते हैं, लेकिन कुछ लोग उसके बाद खड़े होते हैं, उसके बाद खड़े हो जाते कि भाई नहीं, ऐसे कैसे, फिर हारेंगे, फिर करते हैं, हैं, फिर करेंगे। तो एक होता ही है वो जज्बा, बहुत इंपॉर्टेंट, जज्बा बहुत इम्पोर्टेंट, कुछ भी करने के लिए। 1989 में आपने रेडीमेड क्लॉथिंग्स का लॉन्च किया, तो इसके बारे में, इस रेवोल्यूशन के बारे में कुछ बताइए। उस टाइम रिलायंस ने एक लेगेसी ब्रांड स्टार्ट किया था, जो कि रेडीमेड्स में उन्होंने स्टार्ट किया था। 299 रुपीज़ की शर्ट्स आती थी, 299 MRP, वेरी एक्सपेंसिव फॉर दैट टाइम। लेकिन उसको स्टार्ट किया उन्होंने, और हम लोग तो उस टाइम के स्टार स्टोर बने हुए थे, तो उन्होंने कहा यार सबसे पहले दिल्ली में आप लोग करेंगे, ओम प्रकाश जी को दो, वो बेचेगा। नो डाउट, जब हमने उसको स्टार्ट किया तो लिटरली लाइन लगी थी कि 299 में रेडीमेड शर्ट साइज की। उस टाइम कोई ऐसा प्रोटोकॉल नहीं होता था कि भाई मेरे साइजिंग सही आएगी नहीं आएगी, क्योंकि पहली बार स्टार्ट हो रहा है। तो लेकिन खूब रश लगा। मतलब उस टाइम पे ये दौर शुरू हुआ था रेडीमेड? बिल्कुल, रेडीमेड का दौर शुरू हुआ था। अच्छा। तो रिलायंस ने उस टाइम लेगेसी ब्रांड से स्टार्ट किया, तो खूब अच्छा, मतलब बहुत अच्छा रिस्पांस आने लगा, क्योंकि समझाना पड़ता था कि यार कपड़ा खरीदते हो, अब ये सिला सिलाया भी लो। तो उस टाइम सिला सिलाया उनको समझ नहीं आता था कस्टमर्स को, कि सिला सिलाया मेरे नाप का चाहिए मुझे। लोग डरते भी होंगे कहीं ना हाँ, कि यार सिला सिलाया तो बेकार निकल आएगा। लेकिन फिर भी एक होता ना कि 8-10 साल से एक कुमारदीप नाम से चीज बेच रहा है, अच्छा प्रोडक्ट बेच रहा है, तो उसकी बात पे विश्वास हो जाता है कि यार इसने ये शुरू किया है तो ये भी सही होगा। तो वो शुरू हो गया। फिर जब लेगेसी ब्रांड शुरू हो गया, अच्छा चल रहा था, तो मेरे पिताजी ने फिर दिमाग में एक और आइडिया लाया कि यार ऐसा करते हैं, हम खुद की मैन्युफैक्चरिंग भी करेंगे, खुद की शर्ट्स बनाएंगे। तो कपड़े का सोर्सिंग, सिलाई करने वाले लोग, इसमें विमल को कोई इशू नहीं था? विमल को कोई इशू नहीं था, वो तो अपना ब्रांड हम अपना एस्टेब्लिश कर सकते थे। उस टाइम ब्रांड बनाना तो और भी ज्यादा मुश्किल, ब्रांड का लोगो का रजिस्ट्रेशन, लोगो डिजाइनिंग, आपकी स्टिचिंग कहाँ होगी, फैब्रिकेटर कहाँ मिलेगा, कपड़ा कहाँ से सोर्स होगा, ये सब चीजों की जानकारी प्राप्त करना। डिजिटल वर्ल्ड तो था नहीं कि इंटरनेट में डाला और पता चल गया, प्रमोशन करवा दिया और लाखों कस्टमर्स। मतलब आप सोचो कि ढूंढना पड़ रहा है, इससे पूछना पड़ रहा है कि भाई अच्छा यहाँ मिलेगा। फोन की फैसिलिटी भी कोई बहुत स्ट्रांग नहीं हुआ करती थी तब, कि फोन हर जगह हुआ करते थे। फिर भी कैसे ना कैसे करके उन्होंने पता किया, वहाँ पूछा करा, तो हम लोगों ने खुद की मैन्युफैक्चरिंग उन्होंने स्टार्ट की बॉडी लाइन नाम के ब्रांड से। मतलब इंस्टेंट हिट था वो, मतलब आप इंस्टेंट हिट हुआ। उसकी डिलीवरीज हम लोगों ने, कोई ऐसा 5 स्टार होटल नहीं रहा जिनमें हम लोगों ने उन शर्ट्स को सप्लाई नहीं किया। हयात हो, ITC का ग्रुप हो, कोई भी होटल हो उस टाइम का दिल्ली में, मतलब कोई ऐसे होटल में वो डिलीवरी नहीं जाती हो, ऐसा नहीं था जी। फिर धीरे धीरे करके 30 से 35 स्टोर बने बॉडी लाइन के, बिल्कुल सब जगह दिए गए। टॉप क्लास सेलिंग प्रोडक्ट था। सिंपल फॉर्मल शर्ट्स शायद 125 रुपये में मिल जाती थी। मुझे एग्जैक्टली रेट याद नहीं आ रहा है अभी, लेकिन 125 रुपये में हम लोग दिया करते थे। और लेगेसी ब्रांड 299, तो वो ब्रांडेड प्रोडक्ट हो जाता था। क्वालिटी हमारे प्रोडक्ट में भी थी, लेकिन फिर भी एक होता है ना कि हमने थोड़ा सा चीपर बनाया कि लोगों को और ज्यादा ले सके। तो उस टाइम ये रेवोल्यूशन इस तरीके से हिट हो गया था। मतलब 1995 तक वो ऐसा चला कि मतलब
लेनी है शर्ट तो रेडीमेड कुमारदीप से ही लेनी है, टिप से लेनी है। क्योंकि आसपास कोई और स्टोर भी नहीं था, रेडीमेड देने की क्षमता नहीं थी, और कोई बनाता ही नहीं था। दिल्ली में कोई नहीं बनाता था उस टाइम, कोई नहीं बनाता, मतलब सीपी वगैरह एरिया में बनते होंगे। अब सीपी एरिया तो फिर सीपी है ना, तो स्टार्टिंग से ही सीपी रहा है। लेकिन हम लोगों का वेस्ट दिल्ली तो मतलब आप समझो पूरा ही गांव है। तो उस गांव में एक यंगस्टर उठा है जो ये सब चीजें दे रहा है, तो यंगस्टर पे भरोसा ऐसा बन गया था कि भाई बस इसी से ले लो। तो इसलिए लाइन ही लगी रहती थी कि भैया इसी के पास चले जाओ, इसी से ले लो, क्योंकि यही एक है जो आज के डेट में विश्वास के पात्र है वेस्ट दिल्ली में। तो सही बात है। तो एक आदमी हो जाता है ना जो खुद ही बस उसी की प्रेजेंस हो जाती है। आज भी अगर हमारे शोरूम्स में कोई, स्टोर रूम में कोई आता है, कोई पुराना कस्टमर उस टाइम का, तो वो छूटते ही यही पूछता है कि ओम प्रकाश जी कहाँ हैं, उनसे मिलवा दो यार। अब लेकिन वो इतना टाइम नहीं होता है तो नहीं होते हैं हमेशा, लेकिन कभी कभी जब मिल जाते हैं तो कस्टमर अति प्रफुल्लित होते हैं कि क्या ही मिल गया उनको आज। मतलब उस टाइम का यंगस्टर उनको आज मिल जाता है ना कि यार इस टाइम उन्होंने हमको ये सब चीजें दी हैं, क्वालिटी दी हैं। तो उस बंदे से मिलना तो चाहता हर कोई है। हाँ, वो कहीं ना कहीं एक जो उस मतलब वो अपने आप में सेलिब्रिटी है एक, हमारे एरिया के, जो उनको हर कोई जानता है और हर कोई मिलकर प्रसन्न ही होता है। लेडीज वियर, किड्स वियर और अदर्स कैटेगरी के जो क्लोथिंग थे उनके बारे, उसके एक्सपेंशन के बारे में प्लीज कुछ बताइए। देखिए, जब हमने रेडीमेड्स का मेंस में कर लिया था तो कॉन्फिडेंस तो बूस्टेड रहता है, और फिर उनको लगा कि भाई ये तो बड़ा बढ़िया हमने किया हुआ है, तो हम डाइवर्सिफाई करेंगे। अब हम साड़ीज लाएंगे, अब हम सूट फैब्रिक्स देंगे, हम किड्स वेयर डालेंगे। तो उसके लिए भी सर्चिंग चालू हुई, स्टार्ट किया गया। खूब सर्चिंग के बाद हम लोगों को ये सब चीज़ें मिली, कौन इसके टॉप क्लास डीलर्स हैं दिल्ली के जिनसे हम ये सब ले सकते हैं। तो पहली बार साड़ीज़ के लिए बेंगलोर, सूरत उस टाइम कुछ नहीं हुआ करता था, लेकिन बेंगलोर से सिल्क, कोलकाता का मतलब कॉटन सिल्क, ये सब बहुत हिट हुआ करते थे। तो वहाँ से लाके सोर्स करके हम लोगों ने स्टार्ट किया। मतलब जैसे कि बात है कि भाई इंस्टेंट हिट, तो सब कुछ इंस्टेंट हिट ही होता था तब। लाए हैं और जैसे ही डाला है तो लोगों का एक्सपेंशन दिख जाता था। भाई किड्स वेयर में चीज़ें आ गई हैं, बच्चों के लिए प्रोडक्ट्स आ गए हैं, साड़ीज़ आ गई है, सूट फैब्रिक्स आ गए हैं, तो वो भी इंस्टेंट हिट, एक्सपेंशन ही एक्सपेंशन। स्टोर बड़ा होता चला गया, 1000 स्क्वायर फीट की जगह वो स्टोर 5000 स्क्वायर फीट का हो गया। उसके ऊपर के फ्लोर्स बन गए, उस फ्लोर पे सब चीज़ें मिलने लग गई। और प्रमोशन तो हम लोग तब भी करते थे, लेकिन माउथ पब्लिसिटी, जैसे मैंने बताया, माउथ पब्लिसिटी बहुत रहती थी कि भाई कुमारदीप ने ये डाल लिया है, भाई चलो साड़ीज भी वहीं से देख लेंगे। वेडिंग के कस्टमर आने लगे कि वेडिंग्स चाहिए, ये वो साड़ीज का, मतलब सबने कहा कि आप पहले मेंस का ही देते थे, अब सबका देने लग गए, अब हमें कहीं और नहीं जाना पड़ता। तो ये तो आपने बहुत अच्छा कर लिया। तो आप लगा लो 98 तक फुल हमने इसको, सब चीज़ें उसमें डल चुकी थी। आज भी हम लोग कर रहे हैं, लेकिन ये सब कुछ हो चुका था तब, फुली एक्सपेंडेड। और उस टाइम कंप्यूटर भी लॉन्च हो रहे थे, तो उस टाइम कंप्यूटराइज बिलिंग स्टार्ट की कि यार अभी एक्सपैंड हो रहा है तो मैनुअल बिलिंग नहीं कर सकते हम लोग, तो थोड़ा सा तो सिस्टमेटिक करें और ज़्यादा। मेरा भी आना हो गया था, तो फिर कंप्यूटर्स की चीज़ों का युग हमने उस टाइम स्टार्ट कर लिया, और हमने धीरे धीरे करके फिर सब कुछ एक्सपैंड किया। आप खुद के ब्रांड के कपड़े पहनते हैं या दूसरे ब्रांड के भी पहन लेते हैं? पहन लेते हैं, वैसे ज़्यादातर तो हम खुद का ब्रांड पहनते हैं। हम लोग सिला के बनाते हैं। मतलब हम लोग रेमंड फैब्रिक आजकल डील करते हैं, तो रेमंड फैब्रिक यूज़ करते हैं। कुछ हमारा एक खुद का एक ब्रांड है जो हमने लॉन्च किया था 1999 में, पिज़ारो के नाम से, जिसमें आप ये लगा लीजिए रेमंड, विमल के फैब्रिक्स का प्रोडक्ट यूज़ होता है। स्टिचिंग होती है हमारी, और पूरा एक ब्रांड के साथ एक कोलैबोरेशन है, जो हम लोग इसको प्रमोशन, हमारे राइट्स हमारे पास हैं, और हम लोग उसमें ये सब वैरायटी बनाते हैं। फॉर्मल सूट्स, शर्ट्स, ट्राउजर्स, ये सब हम लोग अपने इन हाउस इसको सेल भी करते हैं, खुद हम पहनते हैं। मेरे पिताजी का तो हमेशा यही कहना रहता है कि यार पहनना तो वही है जो बेचना है, वो नहीं पहनना है जो बेचना नहीं है। तो इसलिए वो तो पहनते हैं, और फिर वो तो कस्टमर्स तो आप कहते हैं कि जो
भाई सर आपने जो पहना हुआ है उसी का कपड़ा निकलवाइए, कटवाइए, दे दीजिए, क्योंकि ये आप तो बेस्ट ही पहन रहे होगे ना, कमज़ोर चीज़ें तो पहनेंगे नहीं। बिल्कुल। तो आप मतलब अभी सिर्फ दिल्ली में है या फिर और भी? नहीं, हम लोग अभी तो दिल्ली में ही हैं, और दिल्ली में, वेस्ट दिल्ली में ही खासकर हम लोग ऑपरेट करते हैं, लेकिन ऑनलाइन वेबसाइट के थ्रू हम लोग अक्रॉस इंडिया अपने प्रोडक्ट्स को बेचते हैं। ऑनलाइन मतलब पहले हम लोग फ्लिपकार्ट, अमेजोन पे भी डील करते थे, लेकिन फिर हमने धीरे धीरे डिसीजन लिया कि हम अपनी खुद की वेबसाइट से ही करें, तो हम लोग खुद की वेबसाइट से करते हैं और डिसेंट रिजल्ट्स हैं और अच्छा है। इंस्टा मार्केटिंग वगैरह भी? हाँ, वो सब हम लोग करते हैं। तो दिल्ली के मुकाबले ज़्यादा ऑर्डर्स बाहर से आते हैं। दिल्ली से तो इन हाउस ही यहीं से हो जाता है, स्टोर से ही, लेकिन आउटसाइड दिल्ली से बड़े अच्छे ऑर्डर्स रहते हैं, बड़ा ट्रस्टेड रहता है, प्रीपेड लेते हैं हम लोग ऑर्डर्स, कोई COD नहीं लेते हैं, फ्री डिलीवरीज हैं, और आप ये लगा लो कि अभी तक हमारा रिटर्न भी नहीं है। रिटर्न परसेंटेज बिल्कुल नील के बराबर है, हमारा रिटर्न नहीं आता प्रोडक्ट। क्वालिटी, क्योंकि हम उस तरीके की साथ उसके साथ वीडियोस भेजते हैं कि सर ये प्रोडक्ट आपका पैक हो रहा है, ये प्रोडक्ट आपने बोला था, ये आपके साथ से बिल्कुल वीडियो के साथ उनको प्रोडक्ट की सारी शिपमेंट डिटेल्स जाती हैं। तो सर आपको अभी भी नहीं आ रहा तो आप अभी भी वापस कर सकते हैं। विद इन दिल्ली तो हम ये सर्विस भी देते हैं कि सर मेरा ही पर्सन ज्यादा है, प्रोडक्ट की रियल वीडियो, बिल्कुल मेरा पर्सन जा रहा है, आपको उसे हम ओपन करिए, नहीं पसंद आ रहा है आप इमीडिएटली वापस कर दीजिए, कोई इशू नहीं है। लेकिन कोई प्रोडक्ट वापस ही नहीं करता, सबको लगता कुमारदीप से आया है, ठीक ही हो। सही, ये बहुत बेस्ट तरीका है कहीं ना कहीं, वो प्रोडक्ट का रियल वीडियो बना के भेजना। ये शायद ही, मुझे नहीं लगता कोई करता है। वेबसाइट्स पे मैं देखता हूँ इलस्ट्रेटर से इमेज बना के डाल देते हैं, वो फेक लगती है, वो बहुत ज़्यादा मतलब वैसी लगती है कि अट्रैक्ट कर ले, और रियल में कुछ और निकलता है। तो अभी क्या है, अभी ऑर्डर्स बढ़ने लगे हैं, तो धीरे धीरे हमें इसको सेटअप और बेटर बनाना होगा कि भाई रेगुलरली कैसे जाएंगी, क्योंकि देखिए जब लिमिटेड होता है तो आसान होता है, आप हर वीडियो को बना के भेज सकते हैं, लेकिन फिर इसके लिए एक सेटअप बनाना पड़ता है। जब ऑर्डर्स बढ़ते हैं कि सबको ऐसे ही जाएं, सबकी टीमें उसके लिए हों, तो वो हम लोग देखते हैं कि वो करेंगे, इसको कर देंगे। अभी तो इतना बड़ा नहीं है कि बहुत डिफिकल्टी आ रही है अभी, लेकिन जैसे जैसे बढ़ेगी तो स्केल अप तो हो ही जाएगा। बिजनेस को स्केल अप तो करना ही पड़ता है। बिल्कुल सर। 1999 में आपकी कंपनी ने एक कैंपेन शुरू किया था, Hyundai सेंट्रो का ऑफर, कार का ऑफर दिया था, तो उसका रिस्पांस कैसा रहा? सर जैसे मैं आपको बता रहा हूँ ना कि हर चीज़ इंस्टेंट हिट है, तो उस टाइम सेंट्रो कार पहली बार लॉन्च हो रही थी इंडिया में, और कार उस टाइम अफोर्ड करना तो मतलब मुश्किल बात, नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल टाइप था कि यार ये तो बड़ी एक्सपेंसिव होती हैं। तब वो कार 3.25 लाख की आती थी। तो हम लोगों ने डिसाइड किया कि कुछ ऐसा ऑफर लगाया जाए लकी ड्रॉ का कि जिससे कस्टमर को ये सब हम दे सकें। तो उस टाइम पहली बार हम लोगों ने उसको डिसाइड किया, 10 लाख के प्राइजेस हम लोगों ने डिसाइड किया कि हम लोग इसको देंगे। फर्स्ट प्राइस कार थी, बाकी बाइक्स, फ्रिजेस, ये सब चीज़ें हुआ करती थी। अब डिसाइड तो कर लिया, लेकिन कार या तो परचेज करो, और कार इमीडिएटली पहले ही परचेज करना तो मतलब थोड़ा सा लग रहा था कि यार बड़ा हमारे लिए भी मुश्किल है। लेकिन मैंने आपको बताया ना, कोई ना कोई सपोर्ट करने आता है। तो हम लोगों के कस्टमर्स में से ही जिनकी एक हीरो होंडा की डीलर हुआ करते थे, उनके ही रेफरेंस में एक सेंट्रो का उनकी डीलरशिप थी। तो उन्होंने कहा कुमारदीप को आप ये कार ना दे दो। लोग पिक्चर लगाते हैं फोटो की ना कि ये देंगे, हमने पिक्चर नहीं लगाई, हमने कहा ओरिजिनल स्टोर पे खड़ी होगी। तो गाड़ी मतलब रैंप बनाया गया स्पेशली कि कार शोरूम में एंटर हो, फिर उसको खड़ी की जाए। 3 महीने का ऑफर था, अक्टूबर टू नवंबर। मतलब रिस्पॉन्स तो मैं आपको क्या ही बताऊं, मतलब लोग ऐसे आके ना फोटो खिंचा के जाके जाते थे कि ये मेरी होगी। 500 रुपए का एक मिनिमम अमाउंट रखा जाता था जिसपे वो कूपन दिया जाता था। सिंगल स्टोर, 5000 स्क्वायर फीट का इकलौता स्टोर वेस्ट दिल्ली में, मतलब कोई था ही नहीं दिल्ली में जो ऐसा कर सकता था। कभी सुना नहीं होगा आपने। आजकल तो शायद ये ऑफर्स आप सुन लेते होंगे, लेकिन ये ऑफर उस टाइम इम्पॉसिबल था कि कोई इकलौता स्टोर एक कार दे सकता है जी। तो सुनकर ही अजीब लगता था, सुनकर ही एक्साइटिंग हो जाता था। लोग कस्टमर आते थे, ये कार तो मेरी निकलेगी, ये तो मेरा ही निकलेगी। फिर 3 महीने का टाइम पूरा हुआ, कूपन्स बन गए। इतना फेयर ड्रॉ मैंने लाइफ में कभी देखा नहीं है।
और मतलब कंपनी के सभी लोगों को बुलाया गया जजेस के रूप में कि आप जजेस बनेंगे, आप देखेंगे कि कोई कुछ भी गलत नहीं हो रहा है। फिर एक ऐसी मशीन हुआ करती थी जिसमें बॉल्स हुआ करते थे अलग अलग सेक्शन में, उसके आगे कप्स हुआ करते थे, तो हम घुमाते हैं, उसमें जो नंबर की बॉल्स आ जाएंगी वो नंबर लकी माना जाएगा। इसमें आप सोच भी नहीं सकते कि मैं कुछ भी इसके अंदर कर सकता है कोई। तो जब पहली बार ड्रॉ हुआ तो उस टाइम केबल का जमाना था, केबल में लाइव चल रहा था, मतलब आप लगा लो उस टाइम की व्यूअरशिप केबल की आसपास के एरिया की 11,000 आ रही थी। आज की डेट में तो हम लोग कहते हैं ना टीआरपीस क्या है, ये सब तो उस टाइम टीआरपी की बातें कोई नहीं करता था। उसके बाद हमारा ड्रॉ जहाँ चल रहा था शोरूम के बाहर ही पूरा टेंटिंग वेंटिंग करके किया गया था। तो क्या उस टाइम के सारे कस्टमर्स हमारे कहीं ना कहीं कोई ना कोई अच्छा ही हर कोई कस्टमर था, तो हर कोई सपोर्ट करने आता था। तो उस टाइम के एसीपीज ये सब ने भी रोड क्लोज कर दी, पूरा एरिया हम लोगों ने पैक किया कि पूरा ड्रॉ होगा रोड पे, पूरा किया गया। और 5,000 लोग उस टाइम लाइव शो में थे वहां पर। उसमें से कुछ लोगों के प्राइस उसी टाइम निकले। जो फर्स्ट प्राइज जिनका निकला तिलक नगर के थे वो, उनको कॉल करा। उस टाइम के एमएलएज ये सब वहाँ होते थे, ड्रॉ करने आते थे, उनको स्पेशली इनवाइट किया जाता था। मैं खुद पर्सनली इनवाइट करने गया हूँ, तो वो आया करते थे। मैं उस टाइम कंप्यूटर का सारा चीज़ें संभाला करता था, तो हम लोग उसको प्रमोट कर रहे थे। तो जब फ़ोन किया गया तो उन कस्टमर को फिर थोड़ी देर में आ गए। फिर हमने उनको कार की कीज उसी टाइम दी। कुछ फॉर्मेलिटीज़ होती हैं गिफ्ट की, क्योंकि गिफ्ट टैक्स वगैरह गवर्नमेंट को जो देना होता है वो तो देना ही होता है। तो वो सब फॉर्मेलिटीज़ जब पूरी हो जाती है तो फिर हम गाड़ी या कोई भी प्रोडक्ट हैंड ओवर कर देते हैं, जो भी गिफ्ट उनका निकलता है। इतना मतलब ज़बरदस्त रिस्पॉन्स आया था कि वो 2004 तक हमने रेगुलरली किया, हर साल 2000, 2001, 2002, 2003, 2004। 2005 के बाद हम लोगों ने इसलिए नहीं किया क्योंकि ना इसका थोड़ा सा चार्म हटने लग गया था, क्योंकि कार्स इजीली अवेलेबल होने लग गए थे, ईएमआईज आने लग गई थी, तो ईजियर हो रहा था, तो इतना ना इम्पैक्ट नहीं रह गया था। लेकिन 2004 तक बहुत ही अमेजिंग रिस्पॉन्स इनके रहे हैं, और हम लोगों के लिए भी, और कस्टमर को तो जो मिला है वो तो मिला ही है। और कस्टमर को तो आप फ्री में कुछ मिलता है परचेजिंग के साथ साथ, तो इनके लिए तो इंजॉयबल है ही। तो आज भी कस्टमर वो बहुत याद करते हैं कि यार वो ऑफर्स नहीं आती, लेकिन क्या है कि आजकल के टाइम के हिसाब से वो ऑफर्स रिक्वायर्ड नहीं है। लेकिन उस टाइम तो धमाका था वो। उस टाइम नाम हमारे लोगों का स्कीम का रखा जाता था खजाना 2000, खजाना 1999, तो खजाना ही बांटते थे। तो लोगों को खजाना ही लगता था, तो लोगों के खजाने भरे हम लोगों ने। हमारे खजाने भी भरे हैं फिर हमारे स्टोर भी खूब चले हैं फिर। ग्रेट। बिजनेस ग्रोथ के लिए आप क्या स्ट्रेटेजी फॉलो करते हो? देखिए, बिजनेस ग्रोथ के लिए 3 चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। कि हमारे गारमेंट्स की इंडस्ट्री में सबको लगता है कि गारमेंट्स की नॉलेज ना ज़रूरी नहीं है, लेकिन गारमेंट्स की नॉलेज की बहुत ज़रूरत पड़ती है, और इन डेप्थ नॉलेज ज़रूरत होती है। इसीलिए आई एम ए निफ्ट ग्रेजुएट, तो मुझे मालूम है कि हम लोगों को नॉलेज कितनी डेप्थ में सिखाई जाती है। अभी तो हम लोगों को क्या मालूम है ना कि ये कॉटन कपड़ा है, लेकिन कॉटन के भी 125 वेरिएंट्स हैं, किसको पता है? लेकिन वो नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है, तब आप जाके अपने कस्टमर को कन्विंस कर सकते हैं। स्टोर खोलना आसान है, दुकान तो खुल जाएगी, लेकिन वो लंबी चलानी कैसे है, वो नॉलेज होनी जरूरी है। रेगुलरली मार्केट के हिसाब से अपडेशन जरूरी है। अगर पिंक कलर इन है तो पिंक कलर का प्रोडक्ट होना ही चाहिए। आप तो वाइट बेचेंगे तो वाइट से नहीं होगा। अपडेशन बहुत जरूरी है, टेक्नोलॉजी से अपडेशन बहुत जरूरी है। तो अगर आप उसको रेगुलरली अपडेट करके चलेंगे तो बिजनेस तो ग्रोथ करे कभी रुकेगा ही नहीं, ग्रोथ का कभी वर्ड हटेगा ही नहीं, वो हमेशा ग्रो ही करेगा। लेकिन अगर हम अपडेशन को हल्का सा भी छोड़ देंगे, नॉलेज नहीं होगी। देखिए, रोज नया सीखने को है रिटेल में। ऐसा नहीं है, हमें लगता है कि नहीं हम लोगों ने तो खूब साल बेच लिया है तो बस हो गया है यार, क्या हमें कोई सिखाएगा क्या? लेकिन सीखने को रोज है, क्योंकि प्रोडक्ट आज की डेट में वेरिएंट और रोज नए आते हैं, रोज नई डिजाइनिंग आती है, रोज फैशन बदलता है।
आज कभी पैंट मोरी वाली थी तो आज पैंट ऊपर है, आज पैंट स्लिम है, तो बदल रहा है ना, सब कुछ बदल रहा है। पहले तो सिर्फ ब्लैक ट्राउजर्स पहनते थे, आज मेरी तो चेक की ब्लू कलर की ट्राउजर है, तो ये तो ट्रेंड चेंज हो गया। लेकिन अगर हम सपोज अपडेट नहीं करेंगे तो आप पिछड़ जाएंगे। तो किसी भी बिजनेस को ग्रोथ करने के लिए लगातार नॉलेज गेन करते रहिए और उसको अपडेट भी करते रहिए इम्प्लीमेंटेशन के साथ। सिर्फ अपने तक मत रखिए कि नॉलेज गेन हो गई बस हो गया। अपडेट करिए, लोगों को भी बताइए, चाहे पॉडकास्ट के थ्रू बताइए चाहे कैसे भी बताइए। कहते हैं ना पूरी सीखना तो पूरी उम्र चलता ही रहता है। पूरा उम्र चलेगा, ये पूरा उम्र चलेगा। गारमेंट्स इंडस्ट्री में नए लोग हैं, आना चाहते हैं, उनके लिए क्या टिप्स रहेंगे? बस यही टिप्स है कि भाई पूरी नॉलेज के साथ आइए। आजकल बहुत कोर्सेज हैं, हम लोगों ने तो शायद इस तरीके के कोर्सेज नहीं करे हैं। रिटेल मैनेजमेंट, मतलब मर्चेंडाइज मैनेजमेंट, आप ये लगा लीजिए फैशन का मैनेजमेंट आता है। हम लोग ने जब फैशन निफ्ट से किया तब ये सब नई कोर्सेज हुआ करते थे, क्योंकि हमने किया 2001 में, तो उस टाइम ये सब कोर्सेज तो आते नहीं थे। उस टाइम तो सिर्फ लिटरली फैशन सिखाया गया था। रोहित बाल से हमने उस टाइम सीखा था, जो अभी अनफॉर्चुनेटली अभी एक्सपायर हो गए। तो उस टाइम वो लोग हम लोगों को सिखाया करते थे, कभी स्पेशल क्लासेस लेने आते थे। तो नॉलेज गेन करिए, उसको इम्प्लीमेंट करिए, लगातार अपडेट करते रहिए, कभी मत रुकिए, कभी ये मत सोचिए कि हमारा हो गया है, कभी नहीं हुआ है, आगे और भी है जो चेंजेस लाएगा, जो कंपटीशन भी क्रिएट करेगा। तो कंपटीशन अगर क्रिएट होगा तो ये नॉलेज और अपडेशन ही आपको उससे ऊपर रखेगा, नहीं तो आप पीछे रह जाएंगे। नया बिजनेस हो चाहे एग्जिस्टिंग को चलाना हो, ये दोनों बहुत अटमोस्ट जरूरी है। और कोई सोचता है कि नहीं मेरे को ये नहीं लेना है, मैं इसके बिना कर सकता हूँ, तो देखिए स्टार्ट तो हो जाएगा, लेकिन कितने दिन चलेगा उसकी गारंटी नहीं है। राइट। सूट फैब्रिक, स्टिचिंग, सिल्क साड़ीज, लहंगा में स्पेशलाइजेशन के बारे में कुछ बताइए। देखिए जैसे हम लोग फैब्रिक्स में डील करते हैं, रेमंड का है, विमल का है, और भी कई ब्रांड्स हम लोग करते हैं। तो उसके अंदर क्वालिटी प्रोडक्ट्स आते हैं, सब स्टैंडर्ड प्रोडक्ट्स भी आते हैं। लेकिन क्या होता है कि आजकल कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड इतना है कि लोग कम रेट्स में चाहिए। कंपटीशन में जब कोई नया उतरता है तो वो कम रेट से चालू करता है, स्टार्ट करता है कि भाई हम इस रेट में देंगे। लेकिन जो क्वालिटी प्रोडक्ट देना है उसके लिए कुछ तो है जिसका प्राइसिंग होगा, क्योंकि क्वालिटी प्रोडक्ट कभी भी कम प्राइस में आ नहीं सकती, वो इम्पॉसिबल है। अगर उसमें कुछ मिक्स कर दिया जाएगा, देखिए अगर नॉलेज नहीं है तो उसमें लगेगा कि भाई चलो यार सस्ते में दे दिया, बहुत अच्छा है। तो हमारी सूट स्टिचिंग की क्वालिटी का ये है कि हम लोगों का प्राइस मार्केट के हिसाब से सबसे कम है। अगर टॉप क्वालिटी प्रोडक्ट लेना है तो मिक्स लेना है, और अगर आपको सपोज कुछ और करना है तो हो सकता है कि हम लोगों का प्राइस बहुत महंगा लगेगा। लेकिन हम लोगों का क्वालिटी में कोई कॉम्प्रोमाइज तो हम लोग करते नहीं हैं। तो सूट्स की स्टिचिंग की पूरी स्पेशलाइजेशन है। 30 इयर्स से लास्ट एक ही टेलर हमारी स्टिचिंग कर रहा है, मतलब तब से वो हमारे साथ है, मतलब वो भी यंग से मिडिल एज्ड हो गया होगा अब तो पूरा उसका सेटअप है, हम लोग उसी को फॉलो करते हैं। QRC जो मैंने आपको बताया उसको भी हमने कहा है कि QRC आपको फॉलो करना है। जो उसके अंदर चीज़ें लगती हैं स्टिचिंग करने में वो टॉप क्वालिटी लगना चाहिए, जिससे कभी पहने। अब हमारे कस्टमर्स का मैं आपको एक किस्सा सुनाता हूँ। एक कस्टमर अभी हमारे पास आया तो उसने कहा कि हमें ना यार, हम खरीद रहे थे वो लोग, तो हम लोग बाई चांस कैश पे ही थे, तो उन्होंने कहा सर हमने ना आपको एक बढ़िया बात बताएं। मैंने कहा बताइए सर। कह रहा सर मेरे पिताजी ने भी लिया, मैंने भी लिया, और अब मैं अपने बच्चों के लिए भी लेने आया हूँ। कह रहा सर मतलब ये तो कमाल की चीज़ है। मैंने कहा सर ये तो हमारे लिए ज़्यादा बड़ी कमाल की चीज़ है कि मतलब हर जनरेशन को हम कवर अप कर पा रहे हैं। और क्यों कवर अप कर पा रहे हैं? क्योंकि नए ट्रेंड को समझ पा रहे हैं। तो नए ट्रेंड को समझेंगे, उसकी प्राइसिंग को समझेंगे, उस कलर्स को समझेंगे, फैशन की डिमांड को, तो वो उसको कहते हैं स्पेशलाइजेशन। कि भाई हम चीज उसको वो दे पाए जो वो चाहता है। रेडीमेड तो खरीदो दो हो जाएगा, लेकिन स्पेशलाइजेशन का मतलब ये है सूट स्टिचिंग का कि भाई चलो इसको क्या चाहिए,
इसके लिए अलग से स्पेशल कपड़ा मंगाओ, इसको ये देते हैं, ये लेगा, इसको अच्छा लगेगा, आजकल का ट्रेंडिंग मंगाओ। ऐसे ही साड़ीज के साथ है। साड़ीज में अक्रॉस इंडिया हमारे शोरूम्स में एक मैप लगता है इंडिया का, जिसमें हर एक पार्ट ऑफ जहाँ से जो भी स्पेशलाइज प्रोडक्ट साड़ीज का आता है, कपड़ा होता है, वो सब उसमें डिस्प्लेड रहता है। तो हम लोगों की स्पेशलाइजेशन यही है कि भाई साड़ीज हर कोने से आनी चाहिए, हर कोने से बेस्ट चीज़ें आनी चाहिए। हर कारीगर जो गाँव में बैठ के बनाता है उससे लेके आते हैं, उससे बनवाते हैं, उसी से डिज़ाइनिंग कराते हैं, उससे लेकर आते हैं कि भैया आप इसको हम लोगों के लिए डिज़ाइन करिए। तो ये स्पेशलाइजेशन में बहुत मेहनत लगती है, बहुत ट्रैवल लगता है, आना जाना लगता है, और नॉलेज तो खैर हमेशा अपडेशन रहता ही रहता है। लेकिन ये ट्रैवल, आना जाना, पता करना कौन सी चीज़ कहाँ बढ़िया बन पाएगी, वहाँ चल देते हैं, वहाँ लेके आते हैं। मतलब आप देखिए गाँव में जाना तो इतना आसान तो रहता नहीं है, वॉक करना पड़ता है, जगह जगह जाना पड़ता है, लेकिन इसमें मज़ा आता है क्योंकि इसके पीछे एक इशू, और इसके पीछे सिर्फ एक ही मोटिवेशन है ना कि कस्टमर को क्वालिटी प्रोडक्ट देना है और सेटिस्फाइड होना चाहिए वो। तभी तो इतने कस्टमर्स वापस आते हैं। हाँ जी, हाँ जी। आज की डेट में हमारे पास डेटाबेस 35,000 का है क्रॉस वेस्ट दिल्ली का, जिनको हम लोग आज की डेट में केटर कर चुके हैं या करते हैं। तो उनको ही हम लोगों को लगातार अपडेट करते हैं, चीज़ें नई से नई जो बनती है उनको उसमें बेचते हैं। तो आज भी कस्टमर जुड़ा हुआ है और आई होप आगे जुड़ा ही रहेगा। मिशन 100 तो जाना ही है ना। बिल्कुल सर। सर आपकी कंपनी गवर्नमेंट अप्रूव्ड सिल्क मार्क लोगो है। एक गवर्नमेंट की कंपनी है, तो उन्होंने क्या सिल्क मार्क एक्सपो एक बार लगाया, तो उन लोगों ने इस अवेयरनेस क्रिएट करना चाहते थे कि एक्चुअल प्योर सिल्क मिले। आज की डेट में बहुत सिल्क आता है, मिक्स सिल्क आता है, कम रेट में भी आता है, लेकिन अब हम लोगों को तो जैसे क्वालिटी प्रोडक्ट की हमेशा ही चाह रहती है, ढूंढते रहते हैं। तो हम लोग एक बार ऐसी एक्सपो में गए, तो उस एक्सपो में हमको पता चला कि भाई ऐसा ना एक लोगो आता है, ऐसे एक चीज़ आती है जो गवर्नमेंट देती है, जिसको ऑथेंटिसिटी माना जाता है कि ये ओरिजिनल सिल्क प्रोडक्ट है। तो हम लोगों ने सोचा यार इसको लेना चाहिए। जब लेने के लिए निकले तो गवर्नमेंट ने कहा कि भाई ये तो इसके लिए तो पैरामीटर्स है। अच्छा, तो पैरामीटर्स बताइए। तो उन्होंने कहा जी आपका पैरामीटर्स ये होना चाहिए कि आप सिल्क बेचते हो पहले तो। अब जब हमने उनको बताया कि हम लोग तो इतने सालों से डील कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, ऐसा करते हैं, तो उन्होंने कहा ठीक है आप दिखाइए। वो टेस्ट करने आए, तो जब उनको हमने सिल्क अपने प्रोडक्ट्स दिखाए तो वो ये उन्होंने बोला आपको कौन सा सिल्क लगता है कि ये सिल्क है प्योर। हमने बताया ये सिल्क है। तो पहले वो हमको ही टेस्ट करने आए थे, तो उन्होंने जब टेस्ट किया तो उन्होंने अपनी तरफ से जो भी टेस्टिंग करना था उन्होंने किया, तो उनको लगा नहीं प्योर को उन्होंने प्योर ही बताया है। तो पहला पैरामीटर क्रॉस हो गया कि भाई इनको भी पता है कि प्योर क्या होता है। ठीक है सर। उसके बाद उन्होंने कहा कि भाई अब इसकी आपको एजेंसी लेनी पड़ती है। मैंने कहा अच्छा ठीक है लेंगे। तो फिर हमने लिया। एजेंसी लेना तो क्वाइट इजी है, लेकिन फिर उसको मेंटेन करना मुश्किल है, क्योंकि वो कहते हैं कि अगर आपने किसी प्रोडक्ट पे एक बारकोड मिलता है, वो अगर आपने लगाया है और बाई चांस वो कंपनी या गवर्नमेंट का कोई बंदा आके उसको चेक करता है और वो ओरिजिनल नहीं निकलता है, तो पेनल्टी ह्यूज है। इसका मतलब ये हो गया कि आप कस्टमर के साथ धोखा कर रहे हैं। ठीक है सर, पेनल्टी कितनी बड़ी है? तो कह रहे थे पेनल्टी 5 लाख रुपीज़ की होती है। मैं कहा ठीक है सर। तो हम लोगों को मिल गई। हम लोगों ने अब अपनी खुद की निगरानी में हम वो प्रोडक्ट के लोगो लगाते हैं। सिल्क मार्क का लोगो एक आता है पूरा स्टिकर जो उस प्रोडक्ट पे लगता है। अगर उस पे वो लगा है तो वी सर्टिफाई दैट कि वो प्योर सिल्क है। और कहीं भी टेस्ट करा लीजिए इंडिया में, वर्ल्ड में, वो ऑथेंटिसिटी का प्रूफ है। क्योंकि इतना बड़ा रिस्क लेके हम भी चल रहे हैं कि अगर हमने ये प्रूफ, हमने अगर बोल रहा हूं मैं और मैंने कर दिया है, तो गवर्नमेंट भी तो कभी कभी चेक करती है और वो अगर सही नहीं निकलेगा तो मेरी ही रेपुटेशन एट स्टेक है। लेकिन हम ये पूरी गारंटी से कह सकते हैं कि हम लोगों की निगरानी में हम लोग करते हैं। और प्योर सिल्क का पूरा गारंटी है कुमारदीप में। कुमारदीप कभी भी, आगे भी, अभी भी
और पहले भी कभी भी ऐसा प्रोडक्ट कभी भी नहीं लाया अपनी स्टोर पे जो सब स्टैंडर्ड होगा, बिलो प्रोडक्ट होगा या उसकी क्वालिटी में कोई कॉम्प्रोमाइज होगा, हो ही नहीं सकता। तो सर कोई ऐसा फनी वाकया हास्यपद जो आपने कभी अपनी पूरी अभी तक की जर्नी में एक्सपीरियंस किया हो? एक बार क्या था कि हम लोगों ने ना जब ऑफर लगा था ये कार का, तो कार को डिस्प्लेड थी, तो एक मतलब कई फैमिलीज आती थी इसके साथ पिक्चर्स खिंचाने करने, तो पिक्चर हम लोगों ने खींच ली, हो गया। तो उन्होंने कहा, बड़े हैप्पी हो गए, सब कुछ हो गया, परचेजिंग हो गई, लेके चले गए, सब कुछ हो गया। तो उन्होंने कहा जी पिक्चर दे दो। तो जब पिक्चर दी तो हमने कहा यार पिक्चर्स तो यार क्लिक नहीं हुई, वो तो चले भी गए थे। तो फिर हमने उनको फिर बोला कि सर पिक्चर तो क्लिक नहीं हुई है, आपको ना दोबारा आना पड़ेगा। तो वो विद इन 5 मिनट्स फिर आ गए, फिर पिक्चर्स क्लिक हो गए। कह रहे अब अभी आप चेक कर लो और पक्का ना हो जानी चाहिए, और ना आप इसको ना अच्छे से फ्रेम में लगा के तरीके से देना। तो मैंने कहा सर जब जीत जाएंगे तो आपको तब दे ही देंगे। तो उन्होंने कहा नहीं आप हम तो जीतेंगे ही और हमको ही मिलेगी। तो उनको फिर पूरी तरह फ्रेम करा के मतलब विद पूरा फ्रेमिंग करके उनको दिया हमने स्पेशली। तो उन्होंने आज भी लगा रखी है, वो आते हैं कस्टमर अभी तो कहते हैं सर वो फ्रेम में लगी रह गई, मिली नहीं हमको। तो सर आपकी पर्सनल ज़िंदगी के बारे में थोड़ा जानना चाहूँगा कि क्या कैसे मैनेज करते हैं अपनी बिजनेस लाइफ और अपनी पर्सनल लाइफ आप? देखिए उसके लिए तो क्या है कि ज़िंदगी सुबह शुरू होती है 4 बजे, 4 बजे से पूरा प्रोसेस चालू होता है। फिर हम लोग अपना मेडिटेशन, सुबह का प्लानिंग कि आज क्या होने वाला है, आज हम क्या करने वाले हैं, क्योंकि जैसे रोज़ नॉलेज लेनी है तो रोज़ नॉलेज लेने के लिए कोई तो स्रोत होता है कि जिससे आप नॉलेज लेते हैं। तो फॉलो तो मैं किसी को नहीं करता हूँ, लेकिन हाँ ये है कि अपनी ही चीज़ों में हम अपडेशन करने के लिए हम क्या करें। तो पूरा डे हमारा स्टार्ट होता है 10 o'clock हमारा शार्प हम शोरूम पे आते हैं और अपने ऑफिस में आज पूरा प्लानिंग होता है कि भाई आज मंडे है सपोज, तो मंडे की प्लानिंग चलती है कि भाई अगले सैटरडे संडेज बहुत इंपॉर्टेंट माने जाते हैं हम लोगों के रिटेल में। तो हम उसकी प्लानिंग में चलते हैं कि भाई हमें ये करना है। और पूरे दिन में हमारी टीम के साथ 3 बार मीटिंग होती है, वो भी अलग अलग लोगों के साथ, कि ये एडवर्टाइजमेंट, ये मार्केटिंग, ये प्रोडक्ट और ये हमारा सेल्स। भाई तीनों में बताओ क्या प्रॉब्लम है, क्या चीजें होनी चाहिए, क्या करना है, नई चीज क्या पता चली है। तो ये इन्फॉर्मेशन मुझे पॉडकास्ट के बारे में भी मार्केटिंग टीम ने ही बताया था कि भाई सर ऐसा ऐसा ना कुछ कर रहे हैं, तो हम करें क्या। तो मैंने कहा यार देख लो, टाइम हम जब मिलता है कर लेंगे। कितने एम्प्लॉयज़ हैं आपकी कंपनी में? अभी हमारे एम्प्लॉयज़ 150 हैं। 150। तो सर जैसे कुछ लोगों का ना थोड़ा मतलब स्टाइल फैशन सेंस उतना ज़्यादा नहीं होता, उनके लिए क्या टिप्स देना चाहेंगे आप, कैसे वो अच्छे से मेंटेन करें और अच्छे कपड़े जो उनकी बॉडी पे सूट भी कर सकें? देखो क्या होता है, वैसे तो मेंस के लिए कलर्स तो सिर्फ ब्लैक ब्लू माने जाते हैं, लेकिन फिर भी उनको ना ट्राई करना चाहिए, अलग अलग कलर, नए नए कलर्स ट्राई करने चाहिए। सूट सब पर सब कुछ करता है, सिर्फ कॉन्फिडेंस मेंटेन करिए कि मैं ये पहना है तो ये मुझ पर अच्छा लग ही रहा है, गारंटी। उसको विजुलाइज करिए, मैनिफेस्ट करिए कि भाई मेरे पर अच्छा ही लग रहा है। तो आपको सब लोग जहां जहां से भी आप गुजरेंगे वो सब आपको अच्छे ही देखेंगे कि अच्छा ही लग रहा है। आपको खुद विजुलाइज करना है पहले तो। वो कुछ लड़कों का डाउट होता है ना, गुलाबी पहन लिया तो मर्दानगी कम तो नहीं हो जाएगी? नहीं, ये सब पे लागू होता है, चाहे फीमेल प्रोडक्ट्स पे भी है कि अगर आपको ये पसंद है तो आप खुद विजुलाइज करिए कि मैं सबसे ब्यूटीफुल लग रहा हूँ, मैं सबसे हैंडसम लग रहा हूँ और मेरे पर ये बहुत सूट कर रहा है, इससे इंस्पायर होके ये चीज बहुत वायरल होगी। ये सोचिए आप। तो ऐसा नहीं है कि वो वायरल होगी, लेकिन आपको कॉन्फिडेंस मिल जाएगा कि यार मेरा तो बहुत बढ़िया चला। आपकी वॉक वैसी हो जाएगी, आपका चलने का स्टाइल वैसा हो जाएगा, तो कॉन्फिडेंट हो जाओगे आप। और कभी अपने ब्रांड के लिए किसी एक्टर को ब्रांड एम्बेसडर लेना चाहेंगे आप, तो कौन होगा वो, या फिर कोई भी सिंगर हो, कोई भी सेलिब्रिटी? ब्रांड एम्बेसडर तो मैं किसी को नहीं लूंगा। मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स हैं इंडस्ट्री में, तो जिनसे हम लोग काफ़ी बातचीत रहती है। तो एक दिन ऐसी बात चल रही थी एक्टर हितेन तेजवानी से। हितेन तेजवानी? हाँ जी। तो उनसे बात चली तो पता चला कि भाई ऐसे ऐसे ना यार, मेरे माइंड में एक कॉन्सेप्ट चल रहा था। मैंने कहा यार बर्थडे विश कराना है यार, तो बर्थडे विश कराने के लिए ना कस्टमर को नाम लेके बर्थडे विश कराना है। तो उसने कहा यार मैं करता हूँ ना।
तो मैंने कहा अच्छा ठीक है, ये आज से 4-5 साल पुरानी बात है। तो उन्होंने कहा ठीक है यार मैं करता हूँ। मैंने उसको टॉप दे दिया कि यार ये बोलो। बोल दिया उसने, मतलब वो तो एक्टर्स है ना, ग्रेट चीज़ें हैं तो बहुत बढ़िया ही बोलते हो। तो उन्होंने बोल दिया। मैंने कस्टमर को सेंड किया बर्थडे विश, जो उनका बर्थडे आया तो हम लोग उस बर्थडे की वीडियो भेजी उनको। वो कस्टमर फीमेल कस्टमर थी, बड़ी पुरानी आती थी, वो बहुत ही खुश हुई। उन्होंने कॉन्सेप्ट की भी बड़ी तारीफ की कि यार ये तो आपने बर्थडे ऐसे विश कराया, कैसे कराया। तो मैंने कहा जी अब ये तो बताने वाली बात है नहीं कि कैसे कराया, कि जानकारी है कराया। फिर उनके रेफरेंस के थ्रू बहुत लोगों से मैंने कराया, तनाज ईरानी से कराया, मतलब सब लोगों से, मतलब जो जो हो सकते थे। अब तो ये बहुत पॉपुलर चीज़ है, अब तो वेबसाइट के थ्रू होने लग गया है। मतलब खैर बर्थडेज मुझे नहीं पता कि कौन अब कस्टमर्स के बर्थडे कौन कराता है, ये मुझे नहीं पता, लेकिन हम लोग तो अभी तक कराते हैं और अच्छे से उनको विश होता है। मतलब इतना सारा डेटाबेस है, एक पूरी टीम है जो इसी को देखती रहती है कि भाई आज इनके बर्थडे हैं, आज हम इससे कराएंगे, आज इस सेलिब्रिटी से करा देते हैं। मतलब अक्रॉस 150 सेलिब्रिटीज से हम लोगों ने अभी तक वीडियोस बनवा के प्रमोट किया है। लेकिन ये सिर्फ उन कस्टमर्स को जाता है, हम अपने इंस्टाग्राम हैंडल या कहीं पर इसको प्रमोट नहीं करते, क्योंकि हमें इसमें प्रमोशन नहीं चाहिए। हमें सिर्फ वो कस्टमर खुश चाहिए, कस्टमर सेटिस्फाइड चाहिए, कस्टमर को मजा आना चाहिए कि मेरे को अगर आज शाहबाज खान ने मुझे विश कर दिया है तो यार मजा आ गया। हाँ, एक टारगेट है कि कभी अमिताभ बच्चन या सलमान खान से हो जाए, वो अभी बहुत दूर है, देख लेंगे। तो कभी क्या कहते हैं, आपने क्लोथिंग ब्रांड के बाहर की सोची कि कोई और ब्रांड भी लॉन्च करेंगे कभी क्लोथिंग ब्रांड के अलावा? नहीं सोचा। क्लोथिंग में ही मज़ा इतना आता है, नई चीज़ करने का ऐसा मज़ा नहीं। इसमें बहुत मज़ा है, इसी में फैशन चेंज होता है, इसी में ट्रेंडिंग रहता है, इसी में रोज़ अपडेशन है। तो कभी ऐसा लगता ही नहीं कि हम स्टेलमेट हो रहे हैं या हमें कुछ हम पुराने हो रहे हैं, क्योंकि रोज़ अपडेशन है इसमें। तो सर अपने ब्रांड के कपड़े उर्फी जावेद को भी भेजिए, उनको भी ज़रूरत है। तो चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया अपना वक्त देने के लिए सर, और आशा है आपका ब्रांड और ज़्यादा तरक्की करे और ज़्यादा ऊंचाइयां छुए, अमिताभ बच्चन, सलमान खान सब आपके ब्रांड एम्बेसडर बने, जो भी है। तो थैंक यू सो मच गाइज इस पॉडकास्ट को यहाँ तक देखने के लिए, और आप सभी का शुक्रिया। मिलूंगा आपको अगले एपिसोड में। नमस्कार, देखते रहिए रेडियो अड्डा।